नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष इतना असफल क्यों है आज, या ज्योतिष को उतनी सफलता क्यों नहीं मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी या जितनी प्राचीन काल में थी। कई बातें हैं जो ज्योतिष की असफलता को साबित करते हैं, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी। मौसम की भविष्यवाणी सैटेलाइट से होती है, इसमें ज्योतिष का कोई योगदान नहीं होता। या रोगों की भविष्यवाणी, रोगों की भविष्यवाणी एक डॉक्टर करता है, इसमें भी ज्योतिष का कोई योगदान नहीं होता। ज्योतिष में सिद्धांत हैं रोगों की भविष्यवाणी करने के, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर अस्पतालों में ज्योतिषी नियुक्त क्यों नहीं है? अस्पतालों में ज्योतिष का कोई योगदान नहीं है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष आज असफल है, यह हमें मानना पड़ेगा। आज के ज्योतिषियों को जब फलादेश में कोई चूक होती है तो उनके तर्क क्या होते हैं कि जन्म समय सही नहीं था। वो कहते हैं कि जन्म समय में सेकंड का भी अंतर उसके फलादेश में भिन्नताएं कर देता है। लेकिन प्राचीन काल में तो घड़ी नहीं थी, घड़ी का आविष्कार तो बाद में हुआ। और आज ऐसी घड़ी है जो सेकंड के हजारों भाग तक समय का मापन कर सकती है। आज लोगों के पास कंप्यूटर है जिसमें लोग गणनाएं करते हैं जन्मपत्री की। तो आज हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है जो प्राचीन काल में नहीं था। लेकिन प्राचीन काल में ज्योतिष बहुत सफल था। तो इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि हमारे पास आज जो सिद्धांत हैं क्या वो सही है, या हमारे पास अध्ययन करने के लिए ज्योतिष की आज जो किताबें हैं क्या वो सही है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आज के इतिहासकार हमें बताते हैं कि मानव का इतिहास प्राचीन काल से लेकर के आज तक नित्य निरंतर प्रगतिशीलता का इतिहास रहा है। सभी जानते हैं, सभी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, और विज्ञान के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। आज सबको पता है कि विज्ञान क्या नहीं कर सकता, लेकिन एक समय विज्ञान ने पहिए के आविष्कार से शुरुआत की थी। अब भारत की अगर हम बात करें, भारतीय परंपरा की अगर हम बात करें, तो इसके थोड़ा सा अलग है। जो भारत प्राचीन काल में था वो भारत आज नहीं है, सब जानते हैं ये। प्राचीन काल में भारत ज्ञान विज्ञान में पूरे विश्व का नेतृत्व करता था। सभी विश्वगुरु कहते हैं भारत को प्राचीन काल में। ज्योतिष के बावजूद भी यही बात सच है। प्राचीन काल में ज्योतिष की जो प्रगति हुई थी वो आज नहीं हो सकती। वो कड़ी छूट चुकी है। बीच में हमने बहुत लंबा गुलामी का दौर देखा, वो कड़ी वहीं से छूट गई। हमारी विद्याएं खंडित हो गई, लुप्त हो गई, दब गई या सुप्त हो गई। तो आज हम कुछ नया नहीं रच सकते ज्योतिष के संबंध में। प्राचीन काल में जो हो गया हो गया। कई बुद्धिजीवी कहते हैं कि ज्योतिष की प्राचीन काल में प्रगति की चरम सीमा हो गई थी। ज्योतिष अपनी चरम सीमा पे था। आज वो बात नहीं है। आज वो सिद्धांत हम कह नहीं सकते कि ये सिद्धांत किस आधार पे उन्होंने बनाए होंगे। अगर शुक्र ग्रह का दशा काल 20 वर्ष है तो हम कारण नहीं जान सकते कि उन्होंने ये 10-20 वर्ष ही क्यों दिया है, या हम अपनी उससे कुछ खोज नहीं कर सकते इसकी कि शुक्र का दशाकाल 21 वर्ष होना चाहिए या 19 वर्ष होना चाहिए। लेकिन आपको एक सच्चाई पता होगी, अगर आप ज्योतिष के अध्येता हैं या ज्योतिष की जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि आज हम जिन ज्योतिष के सिद्धांतों पर निर्भर हैं वो 15वीं-17वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथों पर आधारित हैं। और आप ध्यान रखें, ये गुलामी का दौर है। गुलामी के दौर में रचे गए सिद्धांत और वैदिक काल में रचे गए सिद्धांतों की क्या तुलना, उनका क्या मुकाबला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूजीसी ने शास्त्री और आचार्य में ज्योतिष विषय के जो किताबें निर्धारित कर रखी है वो भी 15वीं-17वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ हैं, जैसे कि ताजिग नीलकंठी,
मानसागरी या जातका अलंकार, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्री या आचार्य किया है या जो कर रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप तुलना कर सकते हैं पराशर के सिद्धांतों में और जातका अलंकार के सिद्धांतों में। कहां जातका अलंकार 1613 में रची गई और कहां पराशर के सिद्धांत पराशर ऋषि द्वारा रचे गए। तो ज्योतिष के जो सिद्धांत थे प्राचीन काल के, उन पर हमें थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। और आजकल तो नए नए सिद्धांत, नई नई परंपराएं ज्योतिष में जुड़ गई हैं, जिन्होंने ज्योतिष को बहुत विवादित बना दिया है, बहुत अंधविश्वास बना दिया है। जैसे कि एक लाल किताब, आपने बहुत अच्छे तरीके से यह नाम सुना होगा। लाल किताब का भारतीय ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है। लाल किताब बहुत बाद की रचना है, जिसका कि ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। खैर, लाल किताब के संबंध में हम कभी विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आज हमारा ये विषय नहीं है। इसके अलावा एक सिद्धांत की बात और करें, जैसे कि केपी सिद्धांत, ये भी एक नया सिद्धांत, और ये सब अपने नए सिद्धांतों को सच साबित करने के लिए कई सारे तर्क देते हैं। इसको भारतीय प्राचीन ज्योतिष साबित करते हैं। और इसके अलावा फलादेश में एक योग बहुत प्रचलित है और उस योग से लोगों को बहुत डराया जाता है, जैसे कि काल सर्प योग। अगर आप प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथों में देखें तो कहीं भी इसका आप जिक्र नहीं मिलेगा। आज जो इसकी परिभाषा है वो परिभाषा आपको प्राच्य ज्योतिष में कहीं भी नहीं मिलेगी। संस्कृत में जितने भी ज्योतिष में ग्रंथ रचे गए हैं उनमें आपको काल सर्प जैसा योग कहीं नहीं मिलेगा। खैर, काल सर्प योग पर भी हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास प्राचीन ज्योतिष उपलब्ध नहीं है, सब उपलब्ध है हमारे पास। जरूरत है अध्ययन करने की। पुराणों में ज्योतिष बिखरा पड़ा है, संपूर्ण ज्योतिष आपको पुराणों में मिल जाता है। आपने सुना होगा नारद पुराण। नारद पुराण के 54, 55 और 56वें अध्याय में ज्योतिष के तीनों स्कंदों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, इन सब पुराणों में ज्योतिष की यत्र तत्र चर्चा है। इसके अलावा मत्स्य पुराण, इसमें 252 अध्याय से 256 अध्याय तक वास्तुशास्त्र की संपूर्ण चर्चा है। हमें कोई वास्तुशास्त्र का दूसरा ग्रंथ देखने की भी आवश्यकता नहीं है अगर हम मत्स्य पुराण के इस भाग को पढ़ लेते हैं। तो पुराणों में हमारा ज्योतिष का प्राचीन मौलिक स्वरूप मिलता है। बस जरूरत है हमें थोड़ा अध्ययनशील बनना होगा, उसमें हमें शोध करना होगा। पौराणिक ग्रंथों के अलावा स्वतंत्र ग्रंथों का भी कोई कमी नहीं है हमारे पास। प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथों की बृहद पराशर होरा शास्त्र, कई सारे संस्करण उसके निकलते हैं। बंबई से निकलते हैं, बनारस से निकलते हैं। थोड़ा दोनों संस्करणों में थोड़ी भिन्नताएं अवश्य है, लेकिन उसका प्राचीन स्वरूप वहां सुरक्षित है। तो आप जान गए होंगे कि आज जितने भी फलित के सिद्धांत, जितने भी ज्योतिष के सिद्धांत हमारे पास आज हैं, जिन सिद्धांतों में हम आज जी रहे हैं वो बहुत आधुनिक हैं। ज्योतिष के काफी आधुनिक सिद्धांत हैं। या तो वे सिद्धांत आधुनिक हैं और या वे सिद्धांत गुलामी के दौर में रचे गए हैं, वो वैदिक काल के रचे गए सिद्धांत नहीं है। तो हमें उन सिद्धांतों का अध्ययन करने की जरूरत है जो वैदिक काल के रचे गए थे, जिनका कि मूल स्वरूप हमें पुराणों या उस दौर में रचे गए स्वतंत्र ग्रंथों पर मिलता है। तो आज हमने थोड़ा बहुत आपके सामने ये बात रखी कि ज्योतिष आज असफल क्यों है, उसको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है जो आज आपसे बात की। तो आपको हमारी बात पसंद आई होगी। धन्यवाद।